नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, तो आपको ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है। और काफ़ी अच्छे से हम पढ़ेंगे, बिल्कुल शॉर्ट्स में टू द पॉइंट चीज़ें, ताकि आपको फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना पड़े। वही पढ़ें आप जो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जाता आया है। ये जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा परीक्षा के लेवल का होगा और वही होगा जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हिस्ट्री की दूसरी क्लास है, वैसे तो आज पहली है, कल मैंने आपको सिलेबस बताया था। तो आज से हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है और लगातार आप वीडियोस देखिएगा। आपको बहुत ही शॉर्ट्स में, बहुत ही टू द पॉइंट आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। आपके डेली प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उन्हें भी देखा करिए। हजारों लोग उनको देख रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। अगर आपको भी सिलेक्शन पाना है तो इन बहानेबाजियों से और आलसपन से बाहर निकलना होगा। आपको लगातार पढ़ना होगा और संघर्ष तो करना होगा। आपको मेहनत करनी होगी। जो आज संघर्ष नहीं करेगा, कल संघर्ष उसको संघर्ष करने के लिए मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट सदैव ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो प्रश्न मैं आपको वीडियो के दौरान पूछा करूं उनका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दिया करिए। टेलीग्राम चैनल को भी आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक और जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो मिलती रहती है। और इसके अलावा आप वीडियो अंत तक देखा करें, प्लीज़ वीडियो अंत तक देखा करें, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से ये पीडीएफ्स बनाता हूँ, आपके लिए 100% देता हूँ, ताकि आपको अच्छा कंटेंट पढ़ने को मिले, कम से कम कंटेंट पढ़ने को मिले। 3-4 किताबों का ये जो आपका सार निकाला जाता है वो इन पीडीएफ्स में रखा जाता है, ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिले और आपको परीक्षा के लेवल की पढ़ाई आपकी पूरी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी गरिमा बढ़ानी है अपने परिवार में, अपने समाज में, तो आपको पढ़ना चाहिए मुख्य सेविका गरिमा बैच। जी हाँ, आपने सही सुना, मुख्य सेविका गरिमा बैच आपको जुड़ना चाहिए। इसकी फीस मात्र 300 रुपये है। मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच है ये। यहाँ पर आपको मात्र 300 रुपये में आपकी पूरी तैयारी की गारंटी ली जाएगी। आपको सभी क्लास की पीडीएफ मिलेगी, जो पीडीएफ काफ़ी मेहनत से बनाई जाती हैं। और मेरी पीडीएफ जो होती हैं इन्हें आप मोबाइल में पढ़ सकते हैं और बड़ा बड़ा पढ़ सकते हैं, बिना चश्मे के, बिना जूम किए आराम से आप पढ़ पाएंगे। मेरी पीडीएफ्स की क्वालिटी ये होती है। अन्य जगह से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे या खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको जूम करना पड़ता है बार बार, लेकिन मेरी पीडीएफ्स में ऐसा नहीं होगा। आप पूरा कंटेंट एक बार में देख पाएंगे और मोबाइल फ्रेंडली पीडीएफ मैं बनवाता हूं। और आपको नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। आपको 300 रुपये में करीब 500 पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसकी कीमत आपको 1 रुपये प्रति पीडीएफ भी नहीं पड़ने वाली है। इसके अलावा जब आपका सिलेबस आ जाएगा, ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा, तो उसके आधार पर आपको सिलेबस के अनुसार 10 फुल पेपर जैसे आपको मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। कितने? 10, जिनसे आपको अपनी तैयारी का पूरा अंदाजा लगेगा और आपको जहां पर समस्या आएगी उन मॉक टेस्ट में, उसके अनुसार मैं आपको आगे की पढ़ाई कराऊंगा, आगे की गाइडेंस दूंगा। उनके सल्यूशन भी आपको कराए जाएंगे और हर समय आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा, मात्र 300 रुपये में। आजकल 300 रुपये में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। लेकिन 300 रुपये मैंने फीस इसलिए रखी है ताकि सिर्फ वही लोग जुड़ें जिनको वाकई में पढ़ना है। फालतू की भीड़ नहीं चाहिए जो आपको डिस्टर्ब करें, जो आपको नुकसान पहुंचाएं। तो अपनी पढ़ाई को मजबूत करने के लिए आप जरूर जुड़ सकते हैं इस गरिमा बैच से। इसकी फीस मात्र 300 रुपये है और इसको जुड़ने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम पर बस QRC हेल्प सर्च करना है। क्या सर्च करना है? QRC हेल्प ऑन टेलीग्राम। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में मांगेंगे तो मैं वहाँ भी इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। मात्र 300 रुपये में आपको 500 से 600 पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपको कहीं पर कुछ भी ढूंढना नहीं होगा, पूरा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपका करंट अफेयर्स, आपका जो भी नोट्स होगा वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा।
तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हर प्रश्न जहाँ से एक या दो पूछे जाते हैं वो आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण होते हैं। और ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैंने MCQ भी रखे हैं। जो आपके परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं तो उनको भी मैंने लास्ट में रखा है। कुछ जानकारियां जो नोट्स में नहीं मैंने लिखी हैं, ताकि वो आपको क्वेश्चन के अनुसार ही के द्वारा मैं आपको समझा सकूं और आपको समझ में आ सके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने जानबूझकर कुछ जानकारियां मैंने यहाँ पर नोट्स में नहीं लिखी, ताकि आप क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखें और वहाँ पर भी आपको नोट्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा और अपनी पढ़ाई को मजबूत करिए। बहानेबाजियों से काम नहीं चलेगा, लगातार आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको सफल होना है। सफलता एक चुनौती है, पानी है सफलता, तो स्वीकार करो। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आज एक ईसा है, ठीक है, एक पहला सन है आज, तो इससे 1750 साल पहले तक सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, जब एक पहली साल रही होगी, जैसे आज 2022 चल रही है, तो जब पहली साल रही होगी, ठीक है, पहला वर्ष शुरू हुआ होगा, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, तो उससे आप जोड़ लीजिए। तो वो बिफोर उसका होता है ईसा पूर्व, मतलब ईसा के पहले, और आपका AD होता है ईसा के बाद। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। आपको वो याद रखना है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसे सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, इसे मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कहते हैं। आपसे अगर ये इसे अद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं, और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्या क्या नाम है, आप कभी कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे यही कंफ्यूज रहते हैं। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों को अलग अलग समझते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, सैंधव सभ्यता और आपकी कांस्य युगीन सभ्यता, अद्य ऐतिहासिक सभ्यताएं, ये सब क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में आती हैं। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता को इन नामों से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई लोग इससे कंफ्यूज रहते हैं, वो हड़प्पा सभ्यता को अलग समझ लेते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को अलग समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज ये कंफ्यूजन आप अपना दूर कर लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता तीनों एक ही है। इन्हीं को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, इन्हीं को और सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका डाउट पूरा क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अक्सर टीचर इस बात को बताने से भूल जाते हैं या बताते नहीं है कि ये जो इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं है, ये सारी एक ही सभ्यताएं हैं। मैं आज आपको क्लियर बता देता हूं पहले में ही, ताकि आप कभी भूले ना, ये चीज कंफ्यूज ना हो। अब इसकी खोज किसने की थी, देखिए इनकी खोज कैसे हुई। खुदाई होती थी तो नीचे कुछ शहरों के अवशेष मिलते थे जमीन के नीचे, है ना, तो उनके आधार पर इनकी सभ्यताओं का आकलन किया गया। तो उसी के आधार पर इनकी रूपरेखा तैयार की गई। तो सबसे पहली खोज हुई सर जॉन मार्शल, ये अंग्रेज थे, और नेतृत्व में राय बहादुर साहनी द्वारा वर्ष 1921 में की गई। तो वर्ष 1921 में पहला शहर जो खोजा गया वो हड़प्पा था। किसके द्वारा खोजा गया, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, इनके द्वारा ये खोजा गया। इसकी और इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा वर्ष 1921 में सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता की खोज की गई। यह सभ्यता निम्न प्रकार फैली हुई थी। तो देखिए इसका फैलाव कहां तक था। देखो, उत्तर में मांडा यानी कि कश्मीर घाटी तक फैली थी। उत्तर में कहां तक, मांडा कश्मीर घाटी तक। दक्षिण में दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र तक, दक्षिण में दैमाबाद यानी महाराष्ट्र तक, और पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तक। तो ये आपको याद रखना है, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है, जो पूरब का किनारा है वो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो आलमगीरपुर कहां पे है, मेरठ उत्तर प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। और आपका फिर पढ़ना है आपको
पश्चिम में सुतकांगेडोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पश्चिम में जो है, जो पश्चिम किनारा है उसका, वो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली थी, आपने ये समझा। पश्चिम में सुतकांगेडोर और पूर्व में आलमगीरपुर और दक्षिण में दैमाबाद और उत्तर में मांडा कश्मीर घाटी तक। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े भारत में स्थित महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है, तो आपको ये पढ़ लेना है कि भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्थल हैं जो सिंधु घाटी से जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद गुजरात के समीप लोथल है। यहाँ पर क्या पाया गया, बंदरगाह। इसको अभी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, पर आप धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते रहिए, इसको समझते रहिए और कोशिश करिए कि नोट्स बना लीजिए ताकि आपको कभी दिक्कत और तकलीफ महसूस ना हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े भारत में स्थित महत्वपूर्ण स्थल हैं गुजरात के समीप लोथल और राजस्थान में कालीबंगा। राजस्थान में कौन सा है, कालीबंगा है। हिसार हरियाणा जिले में वनावली है। ठीक है, हिसार हरियाणा जिले में वनावली है। चंडीगढ़ पंजाब के समीप रोपड़ है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था कि ये सारे शहर किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे। उन नदियों के नाम भी मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आप ध्यान से एक एक चीज बस समझते रहिए। और थोड़ा कठिन लग सकता है जो पहले बार पढ़ रहे हैं, लेकिन कठिन क्या है, आपने जब स्वीकार की है चुनौती तो उसको तो लड़ना होगा ना। हर चुनौती, हर मुश्किल को पार जाएंगे तभी तो आपको सफलता मिलेगी। अगर इतनी आसानी से उन्हें नौकरी देनी होती तो परीक्षा क्यों कराते वो। थोड़ा बहुत तो आपके लिए मुश्किलें होंगी ना, आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार धीरे धीरे चलते रहते हैं। कछुआ और खरगोश में यही अंतर है। कछुआ लगातार धीरे धीरे चलता है और जीत जाता है। खरगोश क्या होता है, एक जगह थोड़ा दौड़ा फिर बैठ गया, 4 दिन पढ़ा फिर बैठ गया। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको बस लगातार पढ़ना है। तो लोथल में बंदरगाह साक्ष्य मिले हैं। कहां पर, लोथल में बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यह भी आपको याद रखना, कई बार पूछ लेते सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग व्यापार करते थे। क्या करते थे, व्यापार। और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जो कालीबंगन है आपका, वहां से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। आप लगातार बने रहिए, बहुत ही अच्छे से मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से पढ़ा दूंगा और इसके एमसीक्यू भी करवा दूंगा, जिससे आपको यहाँ से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा अगर आप लगातार वीडियो देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत से लोग नोट्स भी बना रहे हैं, मुझे फोटो भेजते हैं। अगर आप भी नोट्स बना रहे हैं तो मुझे जरूर टेलीग्राम पर फोटो भेजा करिए, QRC हेल्प लिखकर। ठीक है। और हड़प्पा क्या है, इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। यह सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा हुआ पहला शहर था। जब हड़प्पा खोजा गया तभी सिंधु घाटी सभ्यता खोजी गई। सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। और इसका हड़प्पा नाम इसलिए पड़ा, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहला जो शहर खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का वो हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। यहां से मोहरों एवं एक श्रृंगी पशु और तांबे की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। यहां से मोहरों और एक श्रृंगी पशु और तांबे की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं, ये आपको साक्ष्य याद रखने हैं। ठीक है, नदी याद रखनी है और कौन से देश में स्थित है, अगर इंडिया में है तो कौन से राज्य में स्थित है, कौन से जिले में, ये आपको याद रखना है। यहां से मोहरों और एक श्रृंगी पशु और तांबे की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले। कहां से, हड़प्पा से। और ये देखिए आपके ये PV सिंधु हैं, आप इनको आप अपना मोटिवेशन ले सकते हैं, इनसे रोल मॉडल ले सकते हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की। जो इन्होंने 2014 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वहां पर इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, और फिर 2018 में इन्होंने रजत पदक जीता, सिल्वर, और 2022 में कल इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक। तो आप समझ सकते हैं लगातार लगी रहेंगे भी तब जाके इन्होंने स्वर्ण पदक कल जीता। अगर आप भी लगातार लगे रहेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी। देखिए इनका संबंध कोई सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है, लेकिन मुझे आपको मोटिवेशन देना था, थोड़ा आपको पॉजिटिव बनाना था, इसलिए मैंने इनकी फोटो को यहाँ बीच में रखा।
ये लगातार लगी रही पीवी सिंधु, और ये इनका प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है कि किसने लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य और रजत और स्वर्ण पदक जीते। तो ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ सकता है, इसलिए इनको भी आप याद रखिएगा कि पीवी सिंधु ने 2014 में कांस्य पदक जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में, और 2018 में रजत पदक जीता, और 2022 में इन्होंने गोल्ड पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने कितना संघर्ष किया गोल्ड मेडल तक पहुंचने के लिए। 14 से 2022 तक पूरा 8 साल, और उससे पहले कितने संघर्ष किया होगा वो तो उसका मायने ही नहीं, उसको काउंटिंग ही नहीं है। तो आपको भी कम से कम 8-9 महीने तो लगातार पढ़ाई को दे देने चाहिए। आपका तो पेपर 2-3 महीने में हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको लगातार पढ़ते रहना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। आप 30 मिनट का वीडियो पूरा नहीं देख पाते हैं, 25 मिनट का वीडियो, तो कैसे आप सफल होंगे। वो लोग वहाँ पर 8-8 9-9 महीने 8-8 9-9 साल देते हैं, तब सफलता मिलती है। आपकी सफलता अगर बड़ी आपको चाहिए तो आपको लगातार बड़ी मेहनत भी तो करनी होगी। चलिए मोहनजोदड़ो पे बात करते हैं। मैं आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रहा, लेकिन आपको मोटिवेशन बनाए रखना होगा, अपने अंदर एक जो क्या कहते हैं एक आग लगाए रखनी होगी, तभी आप पढ़ाई के प्रति समर्पित हो पाएंगे। मोहनजोदड़ो क्या है, इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की गई थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की और दयाराम साहनी ने किसकी खोज की? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा शहर है उसकी खोज किसने की? वो हड़प्पा नगर है, उसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की, और राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। इन दोनों के आपको ईयर, वर्ष और खोजकर्ता के नाम याद रखने हैं। यह सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। अब आते हैं 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ और नर्तकी की कांस्य की मूर्ति साक्ष्य यहीं से मिले हैं। तो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और यह प्रश्न कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है कि नर्तकी के कांस्य की मूर्ति के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो ये आपको मिले हैं कहां से? मोहनजोदड़ो से। ये पाकिस्तान में स्थित है। जो हड़प्पा भी पाकिस्तान में आपका स्थित है और मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार और स्नानागार के भी साक्ष्य मिले। अन्नागार मतलब जहां पर अनाज रखा जाता है, अनाज की भंडारण क्षेत्र होता है, जो कोल्ड स्टोरेज, जैसे आपके यहाँ पर आज के कोल्ड स्टोरेज बनते हैं, उसमें सब्जियां और आलू रखे जाते हैं। स्टोरेज के लिए जो बनाया जाता है उसे अन्नागार कहा जाता है, अन्न रखने के लिए अन्नागार। ठीक है। तो 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली और नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा क्या मिला है? इसके अलावा आपको यहां से मिला है विशाल अन्नागार और स्नानागार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। कहां से? मोहनजोदड़ो से। तो आपको एक एक पॉइंट बस ध्यान रखना है, ध्यान से आप पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। कुछ यहां पर आपको शब्द अजीब चटपटे लगेंगे, अटपटे, लेकिन आपके पेपर में है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जिन्होंने भी पीईटी 2022 का पेपर भरा है उनमें उसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। आपके पेपर में यहां से भी प्रश्न आ सकता है। पीईटी वाले भी बहुत फोकस्ड रह के इस देखें, हर परीक्षा के लिए ये सिंधु घाटी सभ्यता इंपॉर्टेंट है। यहां से 1 से 2 प्रश्न तो आपकी परीक्षा में बनते ही हैं। तो चौंदड़ो क्या है? तो यह भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये पाकिस्तान में है। यहां से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। तो मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? चौंदड़ों से मिले हैं, चौंदड़ों से। अगला है आपका कालीबंगा। यह घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ या हनुमानगढ़ी राजस्थान में स्थित है। तो कहां पर स्थित है? घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ या हनुमानगढ़ी राजस्थान में स्थित है। यहां से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिले। कहाँ? इसे कालीबंगा भी कहते हैं और कभी कभी कालीबंगन भी कह देते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, कालीबंगा या कालीबंगन में। ठीक है। तो ये घग्गर नदी के किनारे आपका स्थित है और ये हनुमानगढ़ी या हनुमानगढ़, बात एक ही है दोनों में। कभी कभी हनुमानगढ़ी लिख के आ जाता है, कभी कभी हनुमानगढ़ लिख के आ जाता है। यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ? कालीबंगा। यहाँ से क्या मिले? जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान भारत में स्थित है। ठीक है। आपको कमेंट करके उत्तर प्रदेश की राजधानी, राजस्थान की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी और महाराष्ट्र की राजधानी, इन चारों राजधानियों के इन राज्यों की राजधानी के नाम लिखने हैं आपको। उत्तर प्रदेश की राजधानी, राजस्थान की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी और महाराष्ट्र की राजधानी,
इन चारों राज्यों की राजधानी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में आज लिखना है। आपका ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं लेकिन कम आते हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कहाँ कहाँ की राजधानी के नाम लिखने हैं आपको कमेंट बॉक्स में? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। मैं उम्मीद करता हूं आपको सभी की राजधानी पता होंगी, नहीं पता है तो गूगल जरूर करिएगा। रंगपुर, यह मादर नदी के किनारे कठियावाड़ गुजरात में स्थित है, कभी कभी इसको कठियावाड़ी भी कह देते हैं। तो ये रंगपुर कहाँ स्थित है? यह मादर नदी के किनारे कठियावाड़ गुजरात में स्थित है। इसमें धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। कौन सी भूसी के? धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? रंगपुर गुजरात से। रंगपुर गुजरात से आपको धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। अब आ जाते हैं रोपड़ पर। यह आपका सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। कहां पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। यहां से भी कई बार आपका प्रश्न पूछे गए हैं। तो सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है रोपड़। यहां मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है? मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य रोपड़ से मिले हैं। अगला है आपका लोथल। यह भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यहां से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। काय के साक्ष्य मिले हैं? किसके? बंदरगाह के। तो बंदरगाह के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि बंदरगाह के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। लोथल से मिले हैं। लोथल कहां स्थित है? अहमदाबाद के पास गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। ये नदियों के किनारे स्थित शहरों के नाम भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। आलमगीरपुर, यह आपका हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? यह आपका हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में स्थित है। आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि हिंडन नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन सभ्यता का कौन सा शहर है? तो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर कहां पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ऐसे आप लगातार बोलते रहेंगे तो आपको ये चीजें याद होती रहेंगी। अगला है आपका वनावली। ये कहां पर स्थित है? ये आपका ये सरस्वती नदी के किनारे हिसार हरियाणा में स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे है। कौन सी नदी? ये अब नदी विलुप्त हो चुकी है। आपका प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, उसमें से एक सरस्वती है, दूसरी यमुना है और तीसरी गंगा है। तो 3 नदियों का संगम प्रयागराज में होता है। यहीं पर आपका महाकुंभ और कुंभ का मेला लगता है। अगला है आपका धौलावीरा। यह लूनी नदी के किनारे गुजरात के जिले में स्थित है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। और इसे 2021 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। इसे 2021 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की स्थल की सूची में शामिल किया है। अब कुछ 3 पॉइंट हैं, ये भी आप देख लीजिए, यहां से भी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो खोजा गया है अभी तक, वो मोहनजोदड़ो है, यह पाकिस्तान में स्थित है। भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, यह घग्गर नदी के किनारे हिसार हरियाणा में स्थित है। भारत में जो सबसे बड़ा स्थल खोजा गया वो राखीगढ़ी है। क्या है? राखीगढ़ी है। यह घग्गर नदी के किनारे हिसार हरियाणा में स्थित है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से कई बार और कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि मृतकों को टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अब पढ़ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। किसके बारे में? नगर नियोजन के बारे में। बस हम लोग थोड़ा और बचा है और फिर हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं और कंटेंट एकदम ऑथेंटिक लाता हूं, काफ़ी अच्छा लाता हूं, जिससे आपको सिर्फ वही पढ़ना पड़े जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन तथा जल निकासी व्यवस्था थी। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? जल निकासी व्यवस्था और नगर नियोजन थी। नगर के उच्च भाग को नगर दुर्ग एवं निम्न भाग को निचला नगर कहा जाता था। तो नगर के उच्च भाग को क्या कहा जाता था? नगर दुर्ग कहा जाता था। और निम्न भाग को क्या कहा जाता था? निचला नगर कहा जाता था, कहा गया है, या फिर ऐसा आप समझ लीजिए। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था।
जो निचला शहर था जहाँ पर सामान्य लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे, वो भी आपका कालीबंगा हड़प्पा कालीन था, जहाँ पर निचला वो भी आपका दुर्ग से घिरा हुआ था। दुर्ग मतलब किला होता, चारों तरफ दीवार और एक दरवाजा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा तथा 7.01 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो 1188 सेंटीमीटर मान सकते हैं आपको, और 701 सेंटीमीटर चौड़ाई मान सकते हैं, और 2.43 मीटर गहरा है। तो 243 मीटर, इसको सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, 243 सेंटीमीटर या 2.43 मीटर। इसका प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान हेतु किया जाता था। तो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ? एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ। इसकी लंबाई 11.8 मीटर लंबा तथा 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा है। अब सामाजिक जीवन कैसा था इस सभ्यता का, उसको समझ लेते हैं। परिवार समाज का आधार था, जो संभवतः मातृ सत्तात्मक था। तो यहाँ पर कैसा सब परिवार था? मातृ सत्तात्मक था। मातृ सत्तात्मक, माता की चलती थी, पिता की नहीं चलती थी। यहाँ पर सबों को जलाने और दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में सबों को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा चलती थी। यहाँ की धार्मिक व्यवस्था क्या थी? तो सिंधु घाटी लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति का उत्कीर्ण है। इससे पशुपति शिव की पूजा का पता चलता है। तो मातृ देवी की पूजा तो करते थे, साथ में जो मोहनजोदड़ो से आपकी एक मोहर मिली है, उस पर पशुपतिनाथ का शिव का मूर्ति उकरी हुई है। तो इससे पशुपति शिव की पूजा का भी पता चलता है। इन लोग का आर्थिक जीवन कैसा था? तो आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार थे। मुख्यतः तो ये सिंधु घाटी के लोग ये करते थे आपके व्यापार, लेकिन पशुपालन और कृषि भी साथ में करते थे, शिल्पकारी भी साथ में करते थे, और व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। अब इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, आपने ये पूरा टॉपिक पढ़ा, अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो दोबारा देखिएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैंने जानबूझकर कुछ पॉइंट ऊपर नहीं लिखे जिन्हें मैंने नीचे प्रश्नों में समाहित किया है, ताकि आप प्रश्न को जरूर देखें और आपकी तैयारी पूरी हो सके। तो जितने प्रश्न हैं उनको आप लगातार देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तो इसका सही उत्तर बताइए कौन सा होगा। ABCD में कौन सा सही हो जाएगा? तो 2800 2000 वाला तो होगा नहीं, ठीक है। 3500 से 1800 वाला होगा नहीं। 2500 से 1750 वाला बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन थी? बताइए। मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, या मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, या चीन की सभ्यता के समकालीन थी, या ग्रीक की सभ्यता के समकालीन थी? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो, ये देखिए मैंने आपको ऊपर नहीं लिखाया था जानबूझकर, ताकि आप MCQ सारे देखें। तो ये अगर आप क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपका नुकसान होगा, सही बता रहा हूं मैं। पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पूरी पढ़ाई मिलेगी। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो आपकी जो ग्रीक की सभ्यता थी इसके समकालीन नहीं थी। बाकी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, इन सबके समकालीन क्या थी? सिंधु घाटी की सभ्यता थी। आपका तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले? देखिए, यह भी मैंने आपको ऊपर नहीं कराया, आप पूरा देखेंगे वीडियो तभी आपको फायदा होगा। तो बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले? ABCD में कौन सा सही होगा? तो इसका आपका सही हो जाएगा ए का, ये तीसरे का आपका ए, सुरकोटता जो स्थल है वहां से आपको घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो कालीबंगा भी कहते हैं और कालीबंगन भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान, 4 का ए, ठीक है, राजस्थान सही है आपका। और आपका अगला प्रश्न है 5वां, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? ऑप्शन ए सेल खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। देखिए, मैंने ये प्रश्न भी आपको ऊपर नहीं कराया, तो ये आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। तो निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सेल खड़ी।
सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था हड़प्पा कालीन मोहरों के निर्माण में। तो पांचवें का ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? बताइए, कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण युग की थी या लौह युग की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता जो थी वो आपकी कांस्य युग की थी। छठे का ए बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता घर किससे बनाए जाते थे? बताओ, सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? बांस से बनाए जाते या ईंट से या पत्थर से या लकड़ी से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते हैं। 7 का बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका, निम्न में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? बताइए, ये तो मैंने आपको ऊपर कराया है कि नहीं ऊपर आपको मैंने? तो निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दयाराम साहनी ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 1921 में की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर या बंदरगाह कौन सा था? ये देखो, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर है आपका लोथल। तो सिंधु सभ्यता का पत्तनगर या बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। यहां से आपके बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ये कहां पर स्थित है? गुजरात में, अहमदाबाद के पास। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज किस वर्गों में विभक्त था? ये तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। तो आप क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो क्वेश्चन से भी नोट बनाइए आपको पूरा तैयारी तभी होगी। तो हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तब जातीय व्यवस्था नहीं थी। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? यह भी मैंने आपको कराया है। 1935 में हुई थी या 1942 में या 1901 या 1921? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1921, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 12वां, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? यह भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, 12 का सी, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला? रोपड़ से मिला, लोथल से मिला, कालीबंगा से मिला या बनावली से मिला? बताइए 13वें का कौन सा सही हो जाएगा? तो 13वें का आपका सही हो जाएगा, हल के जोतने का साक्ष्य आपको कालीबंगा से मिले हैं। ये कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया। तो कहां पाया गया आपका? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा में तो पाया नहीं गया है, मोहनजोदड़ो में पाया गया। यह आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो बताइए, आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा या आद्य विष्णु या आद्य इंद्र? तो पशुपतिनाथ का कहां पे मिला था आपको? सिंधु घाटी सभ्यता में। पशुपतिनाथ को क्या कहते हैं? आद्य शिव के समान उनका चित्र था। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही हो गया। तो ये आपने आज सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से पढ़ा, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूं आज का वीडियो समझ में आया होगा और आपने अपनी पूरी तैयारी मजबूती से की होगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और आप इसके अलावा आपको 4 राज्यों की राजधानी लिखनी है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों की राजधानी कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अगर आपको गरिमा बैच से जुड़ना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं या डायरेक्ट टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बोलेंगे मुझसे तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।